मेरा नाम रीना है। हम सब एक ही घर में रहते थे। वह घर हमारे दादाजी का था। यहाँ पर हमारे पिताजी और उनके दो भाई एक साथ रहते थे, लेकिन चाचू इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे पिताजी ही जिंदा थे। मेरे दादाजी भी जिंदा हैं, जिनका हुक्म इस घर में चलता था। हमारे घर में हर चीज़ बहुत तादाद से आती थी, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी लोग थे। लेकिन एक नौकरानी थी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम नेहा था। वह कहती थी कि असली नाम सुनीता है, लेकिन सुनीता मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बदल कर अपना नाम नेहा रख दिया। मेरे जैसी हसीन लड़की का नाम नेहा ही होना चाहिए। वह नौकरानी लेकिन तेवर महारानी जैसे थे। नेहा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और इसके पीछे मेरे दादा का हाथ था। वह मेरे दादा की चहेती थी। मेरे दादा का सारा काम वही करती थी। मेरे दादा बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। वह इतने ज़्यादा कमज़ोर थे तो उन्हें दवाई देना, खाना खिलाना पिलाना, उनके कमरे की साफ़ सफाई करना, जब वह अकेले हों तो उनके पास बैठकर बातें करना, यह सारे काम वही करती थी। मेरे पिताजी कहते थे कि तुम लोगों को क्या फ़ायदा, इनकी जो उम्र है उसमें उनके साथ रहना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, इनकी खिदमत करनी चाहिए। जब वह कल को इस दुनिया से चले जाएंगे तो सारी दौलत इस नेहा के नाम कर देंगे, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मेरे चाचू इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे थे और मेरा कोई भाई नहीं था। इसलिए पिताजी को फिक्र सताती थी कि दादाजी सारी की सारी दौलत इन लोगों में बंट जाएगी और मेरे पिताजी को कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा बचे कुचे वह पैसे भी हम दोनों बहनों की शादी में लग जाएंगे। इसलिए वह परेशान रहते थे। लेकिन हम दादा के पास बैठते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दादाजी अजीबो गरीब किस्म की बातें करते, किसी को पहचानते तक नहीं थे। ऐसे इंसान के साथ बैठकर क्या करते। नेहा उनके पास बैठकर बहुत ज़्यादा खुश होती। नेहा कमरे में होती तो इनके कमरे में हंसने की आवाज़ आती। नेहा के पास हर वक्त पैसे भी होते थे। एक दिन वह अंदर बैठी थी। मैं भी अंदर चली गई और सामने का मंजर देखकर हैरान हो गई, क्योंकि मेरे दादाजी के हाथ में ढेर सारे पैसे नौकरानी को पकड़ा रहे थे। यह का पैसे कम से कम 50,000 तो लग रहे थे। मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है, आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? तो कहने लगे कि यह इसकी तनख्वाह है। मैंने कहा मुझे भी पैसे चाहिए। उन्होंने मुझे 1,000 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा 1,000 में आता ही क्या है। नौकरानी को 50,000 दिए, जबकि उसकी तनख्वाह 50,000 नहीं थी और अपनी पोती के लिए 1,000। पिताजी कहते हैं दादा के पास जाकर बैठा करो, लेकिन वह तो हमसे प्यार नहीं करते। जब इनके ऐसे हालात हैं तो हम अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। मैं बाहर आ गई और अपने पिताजी से टकरा गई। वह पूछने लगे कहाँ से बौखलाई हुई आ रही हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वह हैरान रह गई। मुझसे पूछने लगे ठीक है, तुमने उनको पैसे देते हुए देखा था? तो मैंने कहा हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वह खुद इस नौकरानी को पैसे दे रहे थे और कह रहे थे कि यह इसकी तनख्वाह है। तो पिताजी ने कहा कि पहली बात तो यह है कि तनख्वाह का वक्त नहीं आया। 15 तारीख को महीना होता है और बीच में हम किसी को भी पैसे नहीं देते। और दूसरी बात यह नहीं है कि हर महीने की तनख्वाह तो मैं उसे देता हूँ, जो कि सिर्फ 15,000 है। तो फिर पिताजी ने इसे 50,000 क्यों दिए? मेरे पिताजी तो गुस्से में आ गए, दादा के कमरे में चले गए। मैं भी उनकी बातें सुनने लगी। दादा ने कहा कि इस बेचारी के घर में कोई मसला था। इसकी बेचारी की माँ बीमार थी, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। तुम्हारी बेटी तो बड़ी जासूस है, हमारे कमरे में आकर जासूसी करके चली गई और काउ घर में फसाद बनवा दिया। किसी गरीब को कुछ पैसे दे दिए तो क्या हो जाएगा। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरते मरते कोई नेकी कर लूँगा। तुम लोगों को क्या परेशानी है? तुम लोग क्या चाहते हो कि यह पैसे भी तुम लोगों के मुँह में चले जाएं? तुम लोगों को मुझे कोई फ़ायदा है? जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मेरा दिल भारी होता है, मुझे किसी से बात करनी होती है, ना तो तुम मेरे पास आकर बैठते हो, ना ही तुम्हारे बच्चे। तो फिर मैं क्या करूं? पिताजी तो शर्मिंदा ही हो गए।
कहा, अगर दादा के कमरे में जाओगी तो इधर उधर की बातें मत करना। पिताजी बहुत परेशान लग रहे थे और गुस्से में भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और वह अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन बाद पिताजी ने मुझे एक और खबर सुनाई, जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई। मेरी छोटी बहन काफ़ी छोटी थी, वह 12 साल की थी और मेरी उम्र 50 साल थी। इसलिए मैं और पिताजी आपस में बातें करते रहते। पिताजी ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है और इसके बाद से तुम्हें इस घर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। मैंने कहा, ठीक है पिताजी। पिताजी ने मुझे बताया कि अगर ज़रूर कोई चाल चल रही है, झूठ बोलकर ऐसे पैसे ऐंठ रही है, क्योंकि कल ही मुझे एक मेडिकल पर उसका भाई मिला जो अपनी दवाई लेने आया था और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ बीमार थी, अब कैसी है? तो वह मुझसे कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी माँ को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसने दादा से अपनी माँ की बीमारी का झूठ बोला, जबकि इसकी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं। पिताजी ने कहा कि यह लड़की बहुत चालाक है, इसलिए यह सब तुम्हें बता रहा हूँ। तुम इसकी तरफ से एहतियात करना और इसके ऊपर नज़र रखना। एक दिन मेरी कुछ दोस्तें मेरे घर आई। हमारे घर में दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ही शायद मेरी दोस्त मुझसे बातचीत करती, मेरे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना मिलता था, चीज़ें मिलती थी, वापसी में उनका किराया भी दे दिया करती। वह नौकरानी को देखकर कहने लगी कि यह कौन है? मैंने कहा कि नौकरानी। तो वह कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो नौकरानी, और यह इसने जो सूट पहना है वह 11,000 का है। मैं हैरान हो गई। मैं कहने लगी, वाकई उन्होंने मुझे नेट पर देखकर बताया कि यह सूट 11,000 का है और यह नया नया मार्केट में अभी आया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस सूट को खरीदा है। तुम्हारे घर की नौकरानी ने 11,000 का सूट पहना है और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सूट तो तुम्हें पहनना चाहिए था। मुझे तो यह देखकर आग लग गई कि हमारे घर की नौकरानी इतने महंगे महंगे कपड़े पहन कर आ रही है। वह सारे घर में ऐसे फिरती थी जैसे इस घर की मालकिन है। इसे सिर्फ खाना बनाने का काम ही कहा जाता था। इसे सिर्फ किचन में खाना बनाना ही होता था। वह खाना अच्छा बनाती थी और खाना बनाते ही दादा के कमरे में चली जाती। एक दिन वह दादा के कमरे में ही थी और कमरे में से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा मैं भी तो देखूं ऐसी क्या बात है जो इतना हंसा जा रहा है। कहीं दादा इश्क तो नहीं लुटा रहे और यह मोहतरमा उठाए जा रही हो। मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की। मुझे दस्तक देने की ज़रूरत नहीं थी। यह मेरा अपना घर था और मैं इस घर की मालकिन थी। लेकिन यह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई और मेरे जिस्म से जान निकल गई कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुला ही नहीं और वह हंसने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है। मैंने फ़ोन पिताजी को कॉल की और यह सब कुछ बता दिया। पिताजी भी हैरान रह गए और कहने लगे कि पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम पर मुसीबत आ जाए। नौकरानी दिन भर दिन हम सब के सर पर सवार होती जा रही है। इसके तौर तरीके, इसकी हरकतें, इस घर में सर उठाकर फिरने का अंदाज, इसके पास ऐसा कोई रास्ता था जिसके बारे में हमें पता नहीं था। इसने कुछ ऐसा कर लिया था जिसका हमें पता नहीं था। इसे किसी बात का डर नहीं था। वह हमारे सामने दन दनातन आती फिरती। अब तो वह हमारी बात भी नहीं मानती थी। एक दफ़ा मैं जूस का गिलास पकड़कर जा रही थी कि मेरे हाथ से गिलास टूट कर गिर गया और जूस ज़मीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि यह साफ़ कर दो। वह खाना बना रही थी। उसने मुझसे कहा, यह रहा कपड़ा, लो साफ़ कर दो। भला कौन सी नौकरानी आपको यह कहती है कि अपना काम खुद करो, जबकि आपने उसको काम पर रखा है और आप उसे पैसे भी दे रहे हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी नौकरानी से लड़ाई हो गई। मैंने कहा, नौकर हो नौकर बन कर रहो। मैंने तो काम करने को कहा है, तुम मुझे बातें सुना रही हो। उठाओ वह कपड़ा और सारी गंदगी साफ करो। कहने लगी, मैं खाना बना रही हूँ, मुझे खाना बनाना है। जो गलती खुद की है उसे खुद साफ करो। उसने मेरे साथ अजीत बना ली और इसलिए वह साफ ही नहीं की। फिर बाहर से चपरासी अंदर आए और उन्होंने वह देखा तो साफ कर दिया, जबकि यह इनका काम नहीं था।
मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने यह बात पिताजी को बताई और कहा कि इस नौकरानी को घर से निकाल दें। पिताजी ने कहा ठीक है, इसे तो नौकरी से निकाल देना ही चाहिए। पिताजी ने अगले दिन ही इस महीने की तनख्वाह इसे दी और अगले महीने की तनख्वाह दी और उससे कहा कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, इसलिए हम अगले महीने की तनख्वाह भी दे रहे हैं। वह जाने की बजाय मेरे दादा के कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनसे मिलकर चली जाऊंगी तो मैंने कहा कि यह सो रहे हैं, जबकि वह सो नहीं रहे थे। कहने लगी अच्छा, मेरी कोई चीज़ वहाँ पर पड़ी है। मैंने कहा मुझे बताओ क्या चीज़ पड़ी है, मैं ले आती हूँ। तो कहने लगी नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं। वह हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह उस कमरे में जाए, लेकिन हम बाप बेटी ने उसे जाने नहीं दिया। हमने कहा अपना सामान उठाओ और चली जाओ यहाँ से। वह चली गई। हमने चैन का सांस लिया और सोचा कि यह काम हमने पहले क्यों नहीं किया। तो हमारी नौकरानी ही हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं था और ना ही वह कोई रिश्तेदार थी जिसको घर से निकालने के लिए ज़्यादा तकलीफ होती। वह बहुत बड़ा खेल खेलना पड़ा। नौकर तो आते जाते रहते हैं। पिताजी ने कहा कि कोई नौकरानी ढूंढता हूँ जो खाना बनाया करे, और इस दफ़ा कोई बड़ी उम्र की औरत लेकर आऊँगा जिसका काम खाना बनाना होगा। हमें इस तरह की नौकरानी नहीं चाहिए। नेहा को घर से निकाल कर मैं बहुत खुश थी, लेकिन अभी नेहा को गए कुछ ही घंटे हुए थे कि रात हुई और दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पिताजी ने कहा शायद इनका वक्त आ गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। सब दादा के पास पहुंच गए। इनके सिरहाने बैठ जाओ। वह काफ़ी देर से बुरी तरह से रो रहे थे, जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पिताजी बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, दर्द हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर को भी बुला लिया था, डॉक्टर भी मौजूद थे। चाचू के बच्चे भी आ गए थे। सब इनके पास खड़े थे, चारपाई की तरफ देख रहे थे, आस पास बैठे थे। मेरे दादा को चारपाई पर ही नींद आती थी। उन्होंने जबान खोली तो कमरे में सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें कहाँ है बार बार यही पूछने लगे। हम सब खामोश हो गए। चाची ने कहा वह गई, इस टाइम तो घर पर होती है। मेरे पिताजी ने कहा क्या काम से निकाल दिया है उसे। इतना ही कहना था कि मेरे दादा ने मेरे पिताजी की कलाई जोर से पकड़ी और कहा कि किससे पूछकर तुमने उसको काम से निकाला। हम सब लोग हैरान रह गए। इसको बुलाने से आपका क्या मतलब है, आपको कोई मसला है तो बताइए। डॉक्टर वहाँ पर खड़ा है। तो वह कहने लगे कि नहीं, मुझे नेहा की ज़रूरत है। यह सुनकर सब ने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। दादा किस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन मरता क्या ना करता। उन्हें इतना शोर मचा रखा था। रात के 1 बजे बस एक ही रट लगा रखी थी कि नेहा को लेकर आओ, नेहा को लेकर आओ। मजबूरन मेरे पिताजी को जाना पड़ा और उसको उसके घर से लेकर आना पड़ा। पिताजी ने वापस आकर बताया कि वह बहुत नखरे दिखा रही थी। कह रही थी कि नहीं आऊँगी क्योंकि तुम्हारा बाप मर रहा है और तुम मुझे लेने के लिए आ गए हो। वह बहुत बुरी हरकत कर रही थी। उसके आने की डर थी कि दादा बिल्कुल ठीक हो गए। वह दादा का हाथ पकड़ कर बैठ गई। सारे घर वाले हैरान हो गए और कहने लगे घर में हो क्या रहा है, इस औरत को यहाँ से निकालो। मेरे पिताजी ने कहा कि इस औरत को यहाँ से निकाल दिया था, लेकिन फिर जो हुआ वह तुम सब ने देखा है। अब तुम यह बताओ कि हम सब क्या करें। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। दादा के सामने पिताजी ने अपनी इमेज खराब कर दी। वह ऐसे देख रहे थे कि जैसे इसको जान से मार डालेंगे। नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। दादा ने फ़ौरन से पैसे निकाल कर दिए और कहा कि तुम्हारा रोजगार कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अभी इधर ही हूँ, मैं अभी मर नहीं रहा। जो लोग भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ तो वह लोग सुन लें कि मैं अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। पानी सर से गुजर चुका था। अब तो सब घर वालों को पता चल गया था कि इश्क में क्या हो रहा है। जो भी है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। एक नौकर का घर के मालिक से इतना करीब होना सही नहीं है। मैंने सबको यह बताया कि जब नेहा अंदर जाती है तो अंदर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। सब ने अपने कानों को हाथ लगा दिया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बाप मरने से पहले हमें शर्मिंदा करवा कर ही जाएगा। दरवाज़ा बंद करने का क्या मकसद हो सकता है। पिताजी ने कहा तुम सब मिलकर मेरी मदद करो। मैं तो अपनी तरफ से जो कर सकता था वह किया।
तभी नेहा की आंखों में जाते हुए भी जीत की खुशी थी। उसे पता था कि वह वापस आ जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब मामलात में अपने हाथों में लेने का सोच लिया। मैंने कहा, मैं देखूंगी कमरे में होता क्या है। मैं नेहा के कमरे में गई और मैंने कपड़े चुरा लिए। मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई। मैं अपने दिमाग में एक प्लान बना चुकी थी और उस पर अमल करना चाहती थी। वैसे मैंने गलती करी, मुझे यह बात पिताजी को बता देनी चाहिए। लेकिन पिताजी मुझे यह काम कभी नहीं करने देते और मैं बड़ी बहन सब का मसला हल करना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब मैं काम कर रही थी तो मैंने चुपके से जाकर किचन का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और चपरासी से कहा कि यह दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। चपरासी अंकल बचपन से ही मेरे साथ खेला करते थे। वह मेरी बात जरूर मानते थे। मैं खुद नेहा के कपड़े पहनकर दादा के कमरे में चली गई और दुपट्टे को थोड़ा आगे कर लिया। मुझे देखकर ही समझ नहीं लगेगी बहन नेहा है। दरवाज़ा भी मैंने अंदर जाकर बंद कर लिया। दादा कहने लगे, क्या आज तो तुम दुल्हन बनकर आई हो, क्या हो गया तुम्हें? मैंने आगे से सिर हिला दिया और कहने लगे, अच्छा आज की दुल्हन हो और दुल्हन बनने की कोशिश कर रही हो। मैं जाकर उनके कदमों के करीब चारपाई पर बैठ गई। फिर इसके बाद इस कमरे में जो हुआ यह देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने कहा, अरमान की दुल्हन होना, अरमान जल्दी आ जाएगा। मैं जब भी तुम लोगों की शादी करवा दूंगा और यह काम करके ही मैं इस दुनिया से जाऊंगा। अरमान कोई और नहीं, मेरी चाची का बेटा था और शायद उसका चक्कर नेहा से चल रहा था। यह दोनों आपस में शादी करने वाले थे। दादा को इस बात का पता था कि इस दिल की रानी बनने वाली है, यानी कि इस खानदान की बहू बनने वाली थी। मैं क्या करती? मैंने दादा से कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आवाज़ थोड़ी बदली और मैं वहाँ से बाहर आ गई। मेरी सांस थोड़ी फूली हुई थी और किसी को पता भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने फ़ौरन कपड़े बदले और चपरासी से पूछा, इसको पता तो नहीं चला? उन्होंने कहा, नहीं, वह अपने काम में लगी हुई थी। किचन का दरवाज़ा मैंने खुद खोला। मैंने इतना सब कुछ देख कर लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। पिताजी का इंतज़ार करने लगी। इनको किसी काम में व्यस्त थे। रात को जब वह आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने पिताजी को सारी बात बताई तो वह भी हैरान रह गई। पिताजी ने सारे लोगों को बताया और जिसे चाची का अरमान बेटा था, उनकी माँ को जब यह बात पता चली वह तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं था। अरमान ने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इस बात का दादा को भी पता है। आपको शायद नहीं पता कि दादा नेहा और उर्वशी हद ही कर दी है। हमारी शादी होगी, इस दुनिया में रहें या ना रहें। वह तो पागल हुआ था। वह अक्सर हमारे घर आया जाया करता था, क्योंकि वह मेरे पिताजी के साथ काम संभालता था। वह मेरे घर आज आया करता। खाना खाते वक्त सब घर वालों ने उसे समझाया कि तुम घर की नौकरानी से शादी करोगे, तुम पागल हो गए हो क्या? कहने लगा कि वह नौकरानी है तो क्या हुआ, वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं मोहब्बत करता हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दादा मेरे साथ है। वह भी दादा के साथ जाकर मिल गया और दादा ने दूसरे दिन यह ऐलान करा कि अगले 3 दिन में इनकी शादी हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं इनकी शादी करा कर जाऊंगा। इसका बाप इस दुनिया में नहीं है और उसकी माँ बेचारी रह गई और चाची की आंखों के सामने उसकी शादी किससे हो गई। घर में सजावट भी करवाई गई और खूब धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन असल बात यह थी कि दादा अचानक इस दुनिया से चले गए। हम सब दुखी थे और एक बड़ी खबर ने हमें परेशान कर दिया। वह यह थी, जायदाद के एक बड़ा हिस्सा अरमान और नेहा के नाम कर दिया। हम सब परेशान थे क्योंकि हमारे घर का एक शख्स इनको मिला हुआ था। इस बारे में हम खुद ही बैठकर सोचते हैं तो वही सोचते हैं, शायद हमें अपने दादा की खिदमत कर लेनी चाहिए थी। अगर हम इनके पास बैठते और इन्हें वक्त देते तो इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पता नहीं हमारी गलती थी या किसी और की, लेकिन कुछ भी हो, अरमान और नेहा तो अपनी किस्मत का चमका कर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा गुजारा चलता है। नेहा और अरमान दौलत लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए। वह नहीं हमसे मिलने आते और ना ही बात करते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत भी खराब रहती है और वह इस कमरे में रहते हैं जहां दादा रहते थे। मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती हूँ, इनसे बातें करती हूँ,
कहते हैं पता नहीं किसकी गलती थी, लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ। इस बात का दुख हमेशा रहेगा और हम सब खानदान को यह याद रहेगा कि इस खानदान में कोई नहीं नाम की लड़की आई थी जिसने हमें जलील करके छोड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।